जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे ओमकार चौधरी सर का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे चैनल के ऊपर पहली बार थोड़ी नमस्कार, कृपा आपके बरसाई सभी है सर। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर, आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, और क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनडीए की मीटिंग जिस तरीके से खत्म हुई, और एनडीए की मीटिंग में बड़े ही गजब गजब तरीके के काम हुए। जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जी मोदी जी जो दो चार सीट इधर उधर जीत गए हैं उनको भी निपटाओ, वो भी जीत लो। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि योगी जी की बलि चढ़ाई जाएगी, योगी जी साइड में हो, योगी जी की पीठ थपथपा दी। उसके बाद तीसरी तरफ अगर देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो मोदी जी जो 4 जून को शाम को और 5 जून तक जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। कहां तो एक बड़ी थकी हुई सी, या यूं कहें कि जो मन की ना हुई हो वैसी बॉडी लैंग्वेज थी, और एकदम से अब जो बॉडी लैंग्वेज निकल के आई वो ये थी जिसके अंदर खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि भाई अगले 10 साल ये सरकार चलेगी और 10 साल में हम बहुत कुछ चेंज कर देंगे। सर, 10 साल का दावा, कहां तो ये कहा जा रहा था कि 2026 में इलेक्शंस होंगे। नीतीश कुमार जो 2-4 दिन पे, मतलब रिजल्ट आने के कल तक भी अगर देखा जाए तो चेहरे पे स्माइल नहीं थी। आज जिस तरीके से खुश होकर तारीफें कर करके मामले को आगे बढ़ाया वो तो एक अलग ही लेवल था। वहीं अगर हम देखें चंद्रबाबू नायडू के, तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी अलग ही लेवल है। हम ये सोच रहे थे कि सीटों के बंटवारे के ऊपर सरफुटअव्वल होगी। जहां तक मुझे लगता है अभी तक किसको कौन सा मंत्री परिषद मिलेगा या मंत्रालय मिलेगा वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना पक्का है कि मानी भी सबकी गई है, चली भी सबकी है, लेकिन मोदी जी जो है वो डोमिनेट कर गए। इन सब चीजों पर, इन सब सिनारियों पर आपसे डिस्कस करना था सर। देखिए, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जो स्टूडेंट बहुत बेहतरीन मार्क्स के साथ पास होता रहा, अव्वल दर्जे के नंबर लेकर के पास होता रहा, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद अगर उसको वो नंबर नहीं मिले जिसकी अपेक्षा उसको थी या उनके समर्थकों को थी, और मुझे तो लगता है कि देश को भी थी कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले, तो जब नहीं मिला तो निराशा हर तरफ थी। उस स्टूडेंट में भी थी, उनकी आंखों में भी थी, उनके समर्थकों में भी थी, और कहीं ना कहीं ये भाव देश में भी था, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब हम जाकर के देख रहे थे तो अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी के हारने को लेकर के लोग बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे थे, और अयोध्या वालों को भी एक तरीके से ताने मार रहे थे। हालांकि जब मैंने अयोध्या का विश्लेषण किया तो प्रॉपर अयोध्या जो सीट है, जो शहर है, वहां से तो भारतीय जनता पार्टी 4,000 की लीड लेकर के रही है। अयोध्या प्रॉपर ने नहीं हराया है बीजेपी को। जो 4 और विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां काफी अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। बहरहाल, आज की अगर हम बात करें तो जिस दिन रिजल्ट आए थे 4 जून को, और आज चूंकि 7 जून है, इन 3 दिनों में बहुत पानी बहा है गंगा यमुना और दूसरी नदियों में, और इस बीच बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला है जिनकी चर्चा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की भी है। उन्होंने कहा है कि हम जीत के बाद इतराते नहीं हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई देते हैं, और अ, बेवजह की मतलब उछल उछल करके खुशियां भी नहीं मनाते हैं। और बिना नाम लिए उन्होंने एक तरीके से जो विक्ट्री का साइन बना करके खड़े होकर के चित्र खिंचवाए थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस पर वो तंज कस रहे थे एक तरीके से। इतना ही तो हुआ है कि आपकी 99 सीटें आई हैं, उसमें आप विक्ट्री का साइन शो कर रहे हैं, और उस दिन की जो बॉडी लैंग्वेज थी भाई बहन की, माता जी की, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बस अब राहुल गांधी जाएंगे राष्ट्रपति भवन और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उसके बाद जो है फिर देश उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेगा। ठीक है, आपकी सीट बढ़ी है, लेकिन कितनी सीट बढ़ी है? 2 गुनी भी नहीं कर पाए।
52 की दोगुनी भी 104 सीटें होती हैं, तो 3 फिगर में भी आप नहीं पहुंचे हैं। और जिस तरह की बातें की गई कि मोदी हार गए, उनकी नैतिक हार हुई है, उनको तो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अभी तक तो नेहरू ही टंगे हुए हैं दीवार पर कि साहब वो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए इस देश के। अब वो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम ना हो जाए, इसलिए उनकी जीत को भी हार बताओ और अपनी हार को भी जीत बताओ। ये खेल पिछले 2 ढाई दिन में, 3 दिन में सोशल मीडिया पर भी चल रहा था, कांग्रेस के दफ्तर से, उनके आईटी सेल की तरफ से भी चल रहा था, और जो इनके शुभचिंतक हैं वो भी चला रहे थे, और जो डिबेट्स में भाग लेते हैं इनके पैरोकार, वो भी सब ऐसे ही शो कर रहे थे, ऐसे ही टोन उनकी निकल रही थी कि जैसे मोदी हार गए। अरे भाई, मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, 1984 में लास्ट कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 1984 के बाद 2014 में जाकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, और इस बीच अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिला था। उनको भी गठबंधन सरकार चलाने के लिए अभिशप्त होना पड़ा था। बीच में वीपी सिंह भी रहे हैं, चंद्रशेखर भी रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे हैं, जिनको 242 या 244 सीटें मिली थी राजीव गांधी की हत्या के बाद। दूसरे फेज में कुछ ज़्यादा सीटें मिल गई थी कांग्रेस को, जिसकी चर्चा पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने की है कि ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा हो, उसकी हत्या हो गई हो या उसकी डेथ हो गई हो और पूरे चुनाव को ही स्थगित कर दिया गया हो, और फिर उनकी अस्थियों को देश भर में घुमाया गया हो और तब दूसरे दौर का मतदान हुआ हो। तो ये जो चुनाव आयोग पर, प्रक्रिया पर और तमाम सवाल खड़े करते हैं, उन पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपके टाइम में क्या-क्या हुआ है और चुनाव आयोग से आपने क्या-क्या कराया है, किस तरह की कारस्तानियाँ कराई हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार रही, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल, फिर अटल जी, जिनके बारे में मैंने कहा कि उनकी भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी। इवन जब 2004 में अटल जी प्रधानमंत्री ऑफिस से बाहर गए और मनमोहन एज प्राइम मिनिस्टर आए, तब भी कांग्रेस की केवल 145 सीटें थी, और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 138 पर अटक गई थी। 2009 में भी कांग्रेस की केवल 205 सीटें, 206 सीटें थी। पूर्ण बहुमत कहाँ था? अब ये कहते हैं कि जी 240, 241 बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की आई हैं, इनको तो इनकी तो इनको तो नैतिक साहस ही नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बने। अरे तो भाई, 145 पे आपके पास नैतिक साहस था, आप 145 पे सरकार बना रहे थे 2004 में। पीवी नरसिम्हा राव भी 242 पर सरकार बना करके बैठे थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और पता नहीं किस-किस को खरीद करके इन्होंने बहुमत जुटाया था सदन में। उनको तो सब नैतिक अधिकार थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं है, जिनके एनडीए के 290 से ज़्यादा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए आपको 272 चाहिए ना, 543 के सदन में। तो वो अगर 290 से ऊपर चले गए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी हार हो गई? हाँ, इतना हुआ कि 2014 में 282 अकेले भारतीय जनता पार्टी की, और 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी की 303। इस बार 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में भी हम जा सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग गया। वरना जो उम्मीद देश कर रहा था, जो उनके समर्थक कर रहे थे, और जिस तरह का उन्होंने पूरा प्रचार अभियान चलाया था, उसमें लग रहा था कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन नहीं किया। 240 सीटें आई, 22 सीटें कम रह गई पूर्ण बहुमत से। तो उस पर इतना वितंडा खड़ा कर देना, इतना बवाल खड़े कर देना, और ये कहना कि इनकी नैतिक हार हो गई, इनको तो अब प्रधानमंत्री ही नहीं रहना चाहिए। इस सेंटेंस के पीछे, इस मंशा के पीछे, इस वक्तव्य के पीछे इनकी जो छिपी हुई
हसरत है वो ये थी कि नेहरू को टच नहीं करना चाहिए किसी तरह प्रधानमंत्री को, और कोई और बन जाए तो इनके लिए बल्ले-बल्ले हो जाएगी। ये मान लेंगे कि चलो कम से कम नरेंद्र मोदी से तो पिंड छूटा। लेकिन एनडीए ने आज मजबूती दिखाई है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश बाबू हों या दूसरे छोटे दल हों, सब मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। जी। सर, सवाल मेरा ये है, आज नीतीश कुमार का बड़ा एक अजीब सा सीन सामने आया। ऐसा दिखाई दिया जैसे मोदी जी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अब उसे पैर छूना, ये मीडिया जो है वो तो शोर मचा चुका है कि पैर छुआ गया या पैर छूने की तरफ बढ़ रहे थे। सवाल ये नहीं है कि पैर छू रहे थे नहीं छू रहे थे, एक जेस्चर जो था वो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। एक दिन में क्या पट्टी पढ़ाई गई हमें नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है कि जो इंडी अलायंस था उसमें आग लग गई होगी, क्योंकि ये जो जेस्चर है ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 6 महीने नहीं चलेगी, साल भर नहीं चलेगी, इलेक्शन की तैयारी कर लो, एक चीज तो वो एजेंडा बर्स्ट होगा, तो वो किस हद तक इंडी अलायंस पर असर डालेगा। दूसरा सर, ये जो डिक्टेटर वाला जो प्रोजेक्ट, जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि डिक्टेटर आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो ये अब कितने आगे तक चलेंगे या कोई नई पॉलिसी लाई जाएगी सर? एक तो नीतीश बाबू ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले एक बिहार में रैली थी। जब नीतीश संबोधित करने के बाद बगल में आकर के बैठे नरेंद्र मोदी के, तो उन्होंने उनका पैर दबाया था। तो तब भी ये कहा गया था कि उन्होंने आकर के नरेंद्र मोदी के पाँव को हाथ लगाया है, यानी उनके पैर छुए हैं। आज फिर पार्लियामेंट में जब नीतीश कुमार का उद्बोधन समाप्त हुआ तो आकर के वो मिले और झुक कर के उनको प्रणाम किया, नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाया, फिर थोड़ा-सा हाथ नीचे लेकर के गए और निश्चित रूप से वो पैर छूने की ही कोशिश थी। इसके बाद मैंने विकिपीडिया पर जाकर, गूगल पर जाकर के थोड़ा देखा कि इनमें बड़ा कौन-सा है, तो मुझे पता लगा और आज ही मैंने ये सर्च किया। तो मुझे पता लगा कि नरेंद्र मोदी का जन्म सितंबर 1950 का है और नीतीश का जो जन्म है वो मार्च 1951 का है। यानी आयु में वो नरेंद्र मोदी से 7-8 महीने छोटे हैं। तो उस लिहाज से अगर वो नरेंद्र मोदी को सम्मान दे रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जवाब दे रहे हैं। अगर कोई समझने को तैयार नहीं है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अब आप जरा राहुल गांधी की उम्र देखिए कितनी है, 53 साल होगी। नरेंद्र मोदी की उम्र 73-74 साल है, 20 साल का अंतर है। और नरेंद्र मोदी 10 साल के तो प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले 13 साल के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका जो सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, राजनीतिक जीवन का अनुभव है, वो 4 दशक का तो है ही। वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में भी, प्रचारक के रूप में भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने वाले भी, इसके अलावा गुजरात में बीजेपी को शीर्ष पर रखने वाले, 4 बार वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने वाले और अब 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले। 20 साल का अंतर जिन 2 शख्सियतों के बीच में है, वो 20 साल छोटा व्यक्ति किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में करता है, ये आत्ममंथन की ज़रूरत है। अभी ममता बनर्जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि परिणाम आने के बाद मैंने उद्धव जी को भी रिंग किया था, मैंने अखिलेश यादव को भी रिंग किया और मैंने राहुल गांधी को भी मैसेज भेजा था, उनको बधाई दी थी। सबने जवाब दिया, सबने बात की। राहुल गांधी ने उस टेक्स्ट मैसेज का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। राहुल गांधी का और इस गांधी नेहरू परिवार का जो अहंकार है, वो 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कहाँ टंगा हुआ है। और क्या ये इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है कि कोई अगर आपको बधाई दे रहा है तो आप उसका पलट करके जवाब भी ना दें? छोड़ दीजिए कि वो बंगाल की 3 बार की चीफ मिनिस्टर है, छोड़ दीजिए कि वो कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पर रही है, यूथ कांग्रेस का भी नेतृत्व किया है। इसके अलावा भी वो अ,
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी रही हैं और बहुत अहम पदों पर, बहुत अहम भूमिका उनकी पश्चिम बंगाल की राजनीति में रही, कांग्रेस में रहते हुए भी। किन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़नी पड़ी और फिर वहाँ टीएमसी बनानी पड़ी, वो एक अलग गाथा और कथा है। लेकिन ममता बनर्जी के अनुभव के सामने, राजनीति के सामने, उनकी मेधा के सामने और जिस तरीके से वो ज़मीन पर लड़ कर के वामपंथियों को ठिकाने लगा चुकी, उसके सामने राहुल गांधी की उपलब्धियाँ क्या हैं? मैं तो शून्य कहूँगा। अगर कुछ झूठ ना बोलते, कुछ साजिशें ना रचते देश के भीतर से और देश के बाहर से और इज़राइल की किसी कंपनी को हायर ना करते नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए, तो क्या ये नतीजे आते कांग्रेस के लिए जितने जो नतीजे आए हैं? और अभी भी आप 3 की फिगर में नहीं पहुँचे हैं और अहंकार इतना बड़ा हो गया कि आप ममता बनर्जी के टेक्स्ट मैसेज का जवाब भी नहीं देंगे। और तो छोड़ दीजिए भई, अधीर रंजन चौधरी, उनकी पीड़ा छलक पड़ी, जिनको आपने पिछले सदन में लोकसभा में अपने संसदीय दल का नेता बनाया। वो चुनाव हार गए, तो उनका कहना ये है कि किसी टॉप लीडरशिप में से एक ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया है। मेरा क्या होगा अब? मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है। वो उसी घर से जो सांसद के तौर पर मुझे आवंटित था, वहीं से अपने कॉलेज आती-जाती है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे पास तो कुछ जमा पूँजी भी नहीं है। तो आप इनका बिहेव देखिए क्या है? और अगर ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता आ जाए तो फिर आप सोचिए कि देश का क्या होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, टाइम की मैं भी वो समझ रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन ये है, मोदी के डिसीजंस खासकर फॉरेन पॉलिसी के मामले में, जो डेवलपमेंट के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, जिस तरीके से विदेशों को पैसा मोदी जी बांटते फिरते हैं, उसके, सॉरी आई एम यूजिंग द सम डिफरेंट वर्ड्स के बांटते फिरते हैं, वो देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के मामले में, अपने देश को प्रोजेक्ट करने के मामले में जो डिसीजंस एक सिंगल हैंडेडली लिए जा रहे थे, क्या इस कोalition गवर्नमेंट का उस पर असर पड़ेगा? क्योंकि अब की बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आ रहा कि असर पड़ेगा, या क्या नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये फॉरेन पॉलिसी और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर अनड्यू इंटरफेरेंस करते रहे हैं या नहीं करते रहे? क्या ये सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश तक सीमित रहेंगे या दिल्ली के अंदर भी अपना एक डोमिनेंस बनाए रखेंगे? सर 2019 से पहले की कुछ घटनाओं को याद कर लेते हैं, उससे आपके सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू उस समय इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनके लोग थे और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के। इन्होंने प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया नरेंद्र मोदी पर कि आप आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दीजिए। जो नई राजधानी बननी थी उसके लिए भी वो प्रेशराइज कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके प्रेशर में नहीं आए और लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वो हाथ छुड़ा करके चले गए। फिर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब चंद्रबाबू नायडू हर तीसरे चौथे दिन 10वें दिन दिल्ली आते थे, अलग अलग कलर के शॉल लेकर के आते थे, राहुल गांधी को उड़ाते थे और वो सब चला ड्रामा कुछ दिन। 2019 के जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आए, सूपड़ा साफ हो गया चंद्रबाबू नायडू का, लोकसभा से भी और विधानसभा से भी। और उसके बाद जरा याद करिए हरिमोहन जी, 2019 के बाद जब तक इनको जगनमोहन रेड्डी ने गिरफ्तार करने की गलती नहीं की, तब तक चंद्रबाबू नायडू को कोई टेलीविजन चैनल बात भी नहीं करता था। इनकी शक्ल भी दिखाई देनी बंद हो गई थी नेशनल मीडिया में। कोई घास नहीं डालता था, इनको कोई पूछता नहीं था। और हम भी अपने प्रोग्रामों में कहने लगे थे, अलग-अलग राज्यों में जब चर्चाएं करते थे कि अब इस आदमी का चंद्रबाबू नायडू होने वाला है। यानी चंद्रबाबू नायडू की जो हालत हुई थी 2019 में, चंद्रबाबू नायडू उसको भूल जाएंगे क्या? आज के सेंट्रल हॉल के नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के जो भाषण थे, वो ये शो कर रहे थे
और चंद्रबाबू नायडू ने तो बहुत खुल करके कहा है कि मोदी जी की 3 रैलियां, अमित शाह जी की 2 रैलियां और कुछ दूसरी लीडरशिप का भी उल्लेख किया कि उन्होंने बहुत बड़ा अंतर किया है हमारी जीत में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और दोनों नेताओं ने ये कहा कि आप आगे बढ़िए, आपकी जीत हुई है, आप केवल देश के नहीं, पूरी दुनिया के लीडर हैं। पूरी दुनिया आपकी लीडरशिप का लोहा मानती है। आप जो फैसले लेंगे, हम आपके पीछे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अब देखिए पर्दे के पीछे क्या-क्या पदों के बारे में बातचीत होती है, क्या सौदेबाजी होती है, वो सब चलता है। एक गठबंधन सरकार में ये सब चलता है कि किसको क्या देना है, कौन किस किस चीज़ से संतुष्ट हो सकता है। पर भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टॉप 5 मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो उसके पास रहेंगी। जो स्पीकर का पद है, वो उसके पास रहेगा। इसके बाद जो मंत्रालय होते हैं या राज्यों को जो मदद देनी होती है, उसमें कोई संकोच नहीं होगा। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। और आपको क्या लगता है, ये जो 22 या 21 सीटों का अंतर है पूर्ण बहुमत के में भारतीय जनता पार्टी में, ये ऐसे ही जब 2029 में चुनाव होगा, इतना ही अंतर रहेगा। हम और आप अगर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो ये भी जानते हैं कि ये अटल अडवाणी नहीं है। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। इन्होंने तो पता नहीं किस-किस की जो है खाट खड़ी कर रखी है पिछले 10 सालों में। तो ये आप बहुत जल्दी देखेंगे। और 10 एमपी तो अभी तुरंत ही आ गए। ये संख्या 303 तो पहुँच गई। तो आगे भी क्या-क्या करिश्मे होंगे, क्या-क्या कारनामे ये करेंगे, वो बहुत जल्दी हम और आप देखेंगे। और ये जो टिप्पणियाँ आ रही हैं कि 6 महीने चलेगी और 2 साल चलेगी, ये तो क्यों नहीं करेंगे वो टिप्पणी? उनको तो अपनी दुकान बनाए रखनी है, बचाए रखनी है। और ये जो विक्ट्री के साइन वाले फ़ोटो जारी करवाए गए, क्यों जारी करवाए गए? इसके पीछे की मानसिकता और इनकी मजबूरी समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब तक नतीजे नहीं आए थे, तब तक हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी को फिर लगभग इतनी ही सीटें मिली या इससे कम सीटें मिली या 60 तक भी मिली, तो इस बार राहुल गांधी के खिलाफ बगावत हो जाएगी भीतर से। इस परिवार को संगठन पर अपना वर्चस्व छोड़ना पड़ेगा, कब्जा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे भी आई हैं, 99 सीटें आ गई साहब। और इनके सहयोगियों की भी सीटें बढ़ गई और ठीक-ठाक बढ़ गई। इसके बाद विक्ट्री साइन केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि जो संभावित बगावत होनी थी इनके खिलाफ, वो रुक जाए और कार्यकर्ताओं में एक मैसेज ये दिया जाए कि यार और 5 साल इंतजार कर लो। अब तो हम ऊपर को जा रहे हैं, अगली साल तो हमारी बननी, अगली बार तो हमारी बननी ही बननी है। तो अब कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि ये तो 2 साल में गिर जाएगी। ये तो मजबूर सरकार है, ये तो गठबंधन की सरकार है और ये तो ऐसी सरकार है जिसके एक सहयोगी पलटी मारते रहे हैं अतीत में। तो अब वो पटना से वो और तेजस्वी यादव एक विमान में यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी अगर सीट बदल करके उनके बगल में आकर के बैठ जाते हैं कटसी में, तो उसको लेकर के भी ब्रेकिंग शुरू हो जाती है हमारे मीडिया में। तो नीतीश किस तरीके से समर्पित हैं नरेंद्र मोदी के प्रति, ये अ, बिहार की रैली में भी दिखाई दिया था जब उन्होंने आकर के पैर दबाए थे। और वो आज सेंट्रल हॉल में कैमरों पर दिखाई दिया है सबको। अगर इनको ठीक से नहीं दिखाई दिया है तो इनको अपना चश्मा चेंज करवाना चाहिए। थैंक यू सर, जिस तरीके से आपने समझाया बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं और बहुत सारी जो अफवाहें हैं, जिन जिन लोगों ने सुना और जो जो सुनेंगे उन सबको एक कंसेप्ट क्लियर मिलेगा कि हाँ भाई, यहाँ अभी इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। बस प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे इनको जवाब देने में थोड़ी आसानी हो और बहुत आसान रहे। क्या सर, जिस तरीके से आपने समझाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर का चैनल है सर का चैनल है OCA नेटवर्क के नाम से, और हमारा चैनल ज्योतिर्मय, दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सर आपसे बार बार अब थोड़ा सा समय लेते रहेंगे सर।
कृपया कीजिएगा। जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। आज्ञा दीजिए।